नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने अपनी रणनीति में कुछ बदलाव किया है। विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर या उससे पहले जब पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, इस घटनाक्रम के आसपास से एक ऐसी स्ट्रेटजी पर काम कर रही है जहां पर वो सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या सरकार के जो विभिन्न अंग हैं उनको लगातार घेरती है और उसके बाद एक अटैक ख़त्म होता है, उसका जवाब आता है, उसके बाद दूसरे ऑफेंसिव के लिए तैयार रहती है और कर देती है। अब इसमें क्या गलत है क्या सही है, इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब कांग्रेस ऐसा सोचती है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है और उसके लीगल रिपरकशंस क्या होंगे, उन सब चीज़ों को बाद में विचार किया जाएगा और उनको अदालत में देखा जाएगा। लेकिन इस तरह के आक्रमण से बीजेपी को एम्बैरस करते रहना एक नई स्ट्रेटजी है और ये जो झूठ सही वाली स्ट्रेटजी है उस पर 2024 के चुनाव में जब संविधान बदल देने की बात कही गई थी कि बाबा साहब संविधान बदल देगी भारतीय जनता पार्टी अगर उसको 400 सीट मिल जाती है, और उसके अलावा जो 10,000 रुपये महीने देने वाला मामला था, इस तरह की और बहुत सारी बातें थी जिसको लेकर के उनको 2024 के लोकसभा चुनाव में सफलता मिली। उसी सफलता पर जो वो तरीका है, स्ट्रैटेजी है, रणनीति है, उसी रणनीति पर अब आगे काम कर रही दिख रही है कांग्रेस। लेकिन पहले एक विशेष समय में 2-3 आक्रामक विषय थे, अब वो लगातार हर दूसरे तीसरे दिन बदलते जा रहे हैं। वो कैसे? जब पहलगाम हमला हुआ था तब ये बोला गया कि सरकार जो है वो कोई कदम नहीं उठा रही है। सरकार ने जब कदम उठाया तो घेरा गया कि आप वार ख़त्म कीजिए, वार का समय नहीं है। प्रधानमंत्री खुद बोलते हैं दिस इज़ नॉट द टाइम। उसके बाद जब सीज़ फायर हुआ तो ट्रंप बीच में आ गए। उसके बाद फिर एक वीडियो को क्लिप किया गया जिसमें ये बोला गया कि जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने पहले सूचना लीक कर दी। डीजीएमओ के बयानों के बावजूद उस पर कांग्रेस ने रिट्रैक्ट नहीं किया, अपने बयान लगातार दोहराती रही, इसलिए कि उसमें उनको फ़ायदा नज़र आ रहा था। वो लगातार विदेश मंत्री एस जयशंकर को जासूस उनको और जो भी मतलब जिस तरह के भी शब्द थे वो उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे। ये घटनाक्रम लगातार चलता रहा। अभी वो ट्रंप पर आया कि ट्रंप 12 बार बोल चुके हैं। ये सारी बातें आई। इसमें सिर्फ एक चालाकी से ये किया जाता था कि सेना को बचाने की कोशिश की जाती थी। उसके बाद लगातार ये आक्रमण हुआ कि सरेंडर वाला। अभी 2 दिन पहले राहुल गांधी ने सरेंडर वाली बात कही, नरेंद्र सरेंडर। हालांकि उसको ले करके वैसा ही रिस्पांस जनता का है जैसा चौकीदार चोर वाला था। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि कांग्रेस जो है वो जो इंस्टीट्यूशंस है उन इंस्टीट्यूशंस को ले करके लगातार आक्रामक रही है। मतलब इंस्टीट्यूशंस को नकारती रही है, इंस्टीट्यूशंस पर अटैक करती रही। जैसे जब सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था डीजीएमओ के बयान के बावजूद, कांग्रेस लगातार प्रूफ मांग रही थी। कांग्रेस ने सेना प्रमुख को गली का गुंडा कहा था। उनके एक बड़े नेता ने सुरक्षा बलों को रेपिस्ट बताया था। अब इसमें पीएम भी एक इंस्टीट्यूशन है, पीएम पर लगातार आक्रमण कर रही है, चौकीदार चोर के ज़माने से लेकर के अभी तक नरेंद्र सरेंडर तक। और ये राहुल गांधी कर रहे हैं, उनकी पूरी सेना जो है, जो उनके प्रवक्ता हैं, राहुल गांधी के जो प्रवक्ता हैं। उसके अलावा जो
सारे मंत्रालयों में ओबीसीज नहीं है, इसको लेकर के संविधान और इसको लेकर के संसद में बोल चुके हैं कि 2, 3, 4 ओबीसी सेक्रेटरीज हैं। तो ये भी एक तरह का हमला था कि कैसे ओबीसी अचानक से बढ़ जाएंगे। सबको मालूम है कि स्थितियां कैसी हैं, कब से मंडल कमीशन लागू हुआ और उसके बाद से कौन कौन सेक्रेटरी बना है। अब आज मैं क्यों चर्चा कर रहा हूँ, आज मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि राहुल गांधी ने 13 अखबारों में कॉलम लिखा है जिसमें महाराष्ट्र के इलेक्शन को लेकर के ईसीआई को उन्होंने घेरा है। मैंने जैसा बताया कि वो अटैक इंस्टीट्यूशंस पर अटैक करते रहे हैं और उनको ये लगता है कि इंस्टीट्यूशंस पर अटैक करके उनको कोई फ़ायदा होगा और इंस्टीट्यूशंस को अटैक करने के लिए फेक नैरेटिव का इस्तेमाल करते हैं और उसको सब्सटेंशिएट नहीं करते हैं। जैसे आज उनकी सारी बातों को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नकार दिया और ये कहा कि इसके पहले भी जब उन्होंने इस मामले पर इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में ले आया था तो इलेक्शन कमीशन ने उनको विषय दर विषय इस बारे में जवाब दिया था। आज फिर उसी तरह का जवाब दिया है इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। अप्रैल में राहुल गांधी ने कुछ प्रश्न करके इस स्पष्टीकरण मांगा था। आज जो विषय उन्होंने उठाया कि महाराष्ट्र में फेक वोटर्स बढ़ाए गए हैं, इन्फ्लेटेड वोट परसेंटेज दिखाया गया है, लेकिन इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमेशा से कॉन्ट्राडिक्टरी रही हैं राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए। जैसे वो फेक वोटर्स की तो बात करते हैं, वो फेक वोटर्स हैं कौन, कौन से फेक वोटर्स हैं, कहाँ से फेक वोटर्स आए हैं और किन लोगों ने, क्या एक व्यक्ति एक से ज़्यादा वोट कर सकता है, ऐसा संभव है? तो वो फेक वोटर कौन है? उल्टे भाजपा ये कहती है कि कांग्रेस और बाकी राजनीतिक दल जो हैं वो बांग्लादेशी, रोहिंग्याज और जो पाकिस्तानी घुसपैठिए भारत में होते हैं उनके फेक वोटर्स को फैसिलिटेट कराती है, इसलिए कि वो तो बीजेपी को वोट करेंगे नहीं, वो तो कांग्रेस या सेक्युलर दल को वोट करेंगे, समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे, AIMIM को वोट करेंगे। तो फेक वोट का झंझट संकट दूसरी तरफ ज़्यादा है, उस तरफ ज़्यादा है, लेकिन कौन से फेक वोटर हैं, कहाँ से आए हैं, किन जगहों से आए हैं, उसकी बात राहुल करते हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं और रोहिंग्याज और बांग्लादेशी पर चुप्पी रहती है। अब इसमें एक और मसला है, महाराष्ट्र हार चुके हैं, उसके अलावा दिल्ली हार चुकी है कांग्रेस, हरियाणा हार चुकी है। महाराष्ट्र में अलायंस के साथ लड़े थे जो मतलब महायुति थी और दूसरी तरफ मतलब एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एनसीपी थी, दूसरी तरफ कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार और शिवसेना उद्धव ठाकरे, ये लड़ाई थी। उस लड़ाई में शिवसेना मतलब भारतीय जनता पार्टी की जो महायुति थी वो उसने कांग्रेस वाले पक्ष को बुरी तरह से हराया। मतलब ये अनप्रेसिडेंटेड, अब तक का ये सबसे बड़ी हार वहाँ के लोगों की। अब बिहार में फिर चुनाव होने जा रहे हैं, तो क्या कांग्रेस को या राहुल गांधी को ऐसा लग रहा है कि बिहार में भी इनकी हालत वैसी ही होने जा रही है जैसी महाराष्ट्र में हुई थी? तो ये प्रिएम्प्टिव मेजर है, एक बात। दूसरी बात ये कि बिहार, केरल और 3 जगहों पर कुल चुनाव होने जा रहे हैं, तो क्या ये बिहार, केरल में जो चुनाव होने हैं उन चुनावों, आसाम, उन चुनाव से पहले जो 24 वाली स्ट्रेटजी थी उस स्ट्रेटजी पर काम करते हुए कन्फ्यूज़न पैदा करने की कोशिश की जा रही है? क्या ये रणनीति है? एक और बात है कि इलेक्शन कमीशन वाला, हाँ अब इस पर आते हैं। अब अचानक जब मैं चर्चा ये कर रहा हूँ, क्यों चर्चा कर रहा हूँ? इसलिए कि राहुल गांधी ने 13 भाषाओं में एक आर्टिकल लिखा है जिसका 13 भाषाओं में ट्रांसलेशन हुआ है और 15 अखबारों में देश के छपा है। उसमें महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर के बात हुई है और इलेक्शन कमीशन पर सीधे टारगेट किया गया है
सरकार को लेकर के वो सरकार के की मदद करती हुई नज़र आ रही है। इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के सिलेक्शन प्रोसेस को भी वो किया गया। उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस खबर को लीडर ऑफ अपोजिशन के कलम से जा रहे हैं, लेकिन वो फेक खबर फैला रहे हैं, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट था उसमें स्पष्ट था इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट को लेकर के कि सरकार जब तक इस पर कोई कानून नहीं बनाती है तब तक जो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शामिल किया जाए। सरकार ने कानून बनाया, उस कानून में डिसाइड किया कि प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन या जो लार्जेस्ट पार्टी अपोजिशन की है वो, और एक कैबिनेट मिनिस्टर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के उसमें शामिल होगा। तो ये सरकार का अधिकार था और इस मामले को लेकर के अदालत भी गए, अदालत की तरफ से इस पर जवाब भी मिल गया है। खैर, इसके अलावा जो और एक बात है कि जब ये आप बात कह रहे हो तो क्या इस पूरी प्रक्रिया में, चुनाव की प्रक्रिया में राजनीतिक दलों की कोई भूमिका होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है। राजनीतिक दल के प्रतिनिधि ईवीएम के सील होने से लेकर के उस पर वोट पड़ के सील होने तक, खुलने से लेकर के वोट पड़ने के बाद सील होने तक वहाँ पर उपस्थित रहते हैं और बाकायदा सब साइन उस सब का होता है। इस पूरे प्रक्रिया में महाराष्ट्र में 27,099 कांग्रेस के वर्कर की हिस्सेदारी थी। तो क्या राहुल गांधी अपने ही कार्यकर्ताओं को बेईमान बताने की कोशिश कर रहे हैं? उनको बता रहे हैं कि उन्होंने कायदे से काम नहीं किया, इस कारण से कांग्रेस की हार हुई है और बेईमानी होने दिया उन लोगों ने। लेकिन इस सब से अलग जो और महत्वपूर्ण बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो महाराष्ट्र में तो बेईमान है लेकिन झारखंड में ईमानदार है। साइमल्टेनियसली दो जगह चुनाव हो रहे हैं, या ये कह लीजिए कि वो दिल्ली में गलत कर रही है लेकिन वो झारखंड में सही कर रही है। ऐसा नहीं हो सकता है। अगर एक संस्था एक जगह ईमानदार है तो दूसरी जगह भी ईमानदार होगी, एक जगह बेईमान है तो दूसरी जगह भी बेईमान होगी। और झारखंड में भाजपा का जो जिस पर बेईमानी का आरोप है, स्टेक उतना ही उतना ही स्टेक दांव पर था जितना महाराष्ट्र में, इसलिए कि भाजपा वहाँ लगातार ये कह रही है कि वहाँ बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए जंगलों में घुस करके गांव का गांव कन्वर्जन कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं ज़मीनों पर। इसको लेकर के निशिकांत दुबे ने एक बड़ा कैंपेन चला रखा है। तो क्या वहाँ किसी दृष्टि से स्टेक कम था? बिल्कुल नहीं। तो ये जो राहुल गांधी लगातार ये पूरा का पूरा कैंपेन चला रहे हैं, ये जो कैंपेन है, ये कैंपेन 2024 के लोकसभा चुनाव से मिलता जुलता है, लेकिन स्ट्रैटेजी में थोड़ा बदलाव ये है कि रोज़ जो है वो नए विषय लेकर के आ रहे हैं और उस विषय पर जब कोई काउंटर आता है, जैसे बीच में इन्होंने चलाया था कि भारतीय जनता पार्टी घूम घूम करके सिंदूर बांटेगी हर घर में जा कर के, जब वो भी उसका आधार क्या बनाया था, किसी अखबार ने खबर छाप दी थी। जब भाजपा का क्लैरिफिकेशन आया तो उसको स्पष्ट किया कि ये झूठ है, फेक न्यूज़ कांग्रेस फैला रही, तुरंत कांग्रेस ने उसको छोड़ा, दूसरा विषय पकड़ लिया। ऐसे ही अगर आप मतलब मैं गिनाने लगूंगा ये आतंकवादी हमला हुआ है उसके बाद से गिनाने लगूंगा तो मुझे लगता है कि जितने दिन हमले के हुए हैं, 1 महीने हुए हैं, उतने दिन में लगभग उतने ही विषय कांग्रेस ने उठाए हैं। उसमें सब पर, सरकार के मंत्रियों पर, प्रधानमंत्री पर, विदेश मंत्री पर, रक्षा मंत्री पर, इन सब पर उठाए हैं। विशेष रूप से तो रक्षा मंत्री पर जिस तरह से उन पर व्यक्तिगत हमला किया गया वो निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जिस तरह की रिपोर्ट आ रही ये सब कुछ उन पर बूमरैंग कर रहा है। खैर, ये तो बिहार के चुनाव परिणाम बताएंगे। मैं
बिहार और आसाम दोनों जोड़ देता हूँ। केरल के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। केरल में निश्चित तौर पर कांग्रेस की मजबूत स्थिति में, अगर इस बार भी चुनाव नहीं जीतेगी तो फिर उनके लिए निश्चित तौर पर डगर पनघट की कठिन है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।